औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की किताब के प्रोग्राम के तहत आपका मेज़बान जान कश्मीरी हाज़िर खिदमत है। आज जो हमारे सामने किताब है उसका नाम मिलन है, जो एक नावल है और इसके मुसन्निफ़ मुहतरम आसिफ बिलाल आसिफ साहब हैं। आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेहरबानी आप अपनी गूनागू मसरूफियात बल्कि बेहंगम मसरूफियात में से वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए, मैं आपका ममनून व मुतशक्किर हूँ। मैं आप दूसरे मेहमान का भी तारुफ करा दूँ कि इनके साथ एहसान अली गुराया साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जो महकमा तालीम से वाबस्ता हैं और कौम की तरबियत व तालीम में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो आप मरकज़ी चेयरमैन हैं प्राइमरी एलिमेंट्री टीचर एसोसिएशन पंजाब और अंजुमन तुलबा इस्लाम पंजाब के साबका नायब नाज़िम हैं। उनका एक अपना मुकाम है, अपना एक मर्तबा है, जिन्होंने वो भी तशरीफ़ लाए। मैं उनका भी सपासगुज़ार हूँ कि वो इतनी दूर से तशरीफ़ लाए और इतना वक्त निकाला। मैं अपनी तरफ से और रहमानी न्यूज़ की तरफ से उनका भी ममनून व मुतशक्किर हूँ। उनके आगे जो राना ज़ुबैर अंजुम साहब तशरीफ़ फरमा हैं, बड़े खुश मिजाज इंसान हैं, हंसमुख इंसान हैं। जो अजनबी को भी इस तरह मिलते हैं जैसे सदियों की शनासाई हो, और ये किरदार कोई मामूली किरदार नहीं। राना ज़ुबैर अंजुम साहब आप तशरीफ़ लाए, आपकी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। नावल मिलन जिस शख्स ने लिखा है कोई आम शख्स नहीं। वो रूटीन में नावल लिखने वालों की तरह नहीं है, वो एक ज़िम्मेदार शहरी है। आप इस ज़िम्मेदारियों से बखूबी आगाह है। उनका मैं हल्का सा तारुफ पेश करूं। आसिफ बिलाल आसिफ साहब की बुनियादी तालीम MA LLB BEd है। शोबा इंश्योरेंस और तकाफुल से वाबस्तगी की वजह से कई प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर चुके हैं, जिनमें MOP ADP MMS AMDC हैं और अब FLMI भी कर रहे हैं। एक अदारे पाक एम्स गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज के डायरेक्टर होने की हैसियत से शोबा तदरीस में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उनके नज़दीक बच्चों को तालीम के साथ साथ तरबियत की भी अशद ज़रूरत होती है। इस वजह से वो लेक्चर्स का एहतमाम करते रहते हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेमिनार करवाना, लेक्चर्स देते रहना इनका महबूब मशगला है। मोटिवेशन, मकासद ज़िंदगी, मुआशरती अक़दार, शख्सियत साजी, ज़िंदगी और मज़हब जैसे अखलाकी और मुआशरती मौज़ूआत पर इनके लेक्चर अहम हैं। मिलन भी इन्हीं मौज़ूआत से बहस करता हुआ एक नावल है, इस नावल के अलावा उनकी कई कुतुब भी शाया हो चुकी हैं। क्योंकि हमारे इस वक्त मौज़ू बहस मिलन है, हम मिलन की तरफ आते हैं। मिलन जहाँ तक मैंने मुताला किया है, हर नावल की एक खसूसियत होती है। कोई नावल आगे बढ़ता है तजस्सुस की उंगली पकड़कर उसको मरकज़ी किरदार बन जाता है। कई नावल मंजर कशी के हवाले से आगे बढ़ते हैं, तो वो मंजर को इस तरह आगे बढ़ाते हैं, इस तरह बयान करते हैं कि दावत नज़ारा नज़रों के आंखें उछल जाती हैं। तो यहाँ देखते हैं, इस पर बहस करेंगे क्या कुछ इसमें है। तो सबसे पहले मैं आसिफ बिलाल आसिफ साहब से अर्ज़ करता हूँ कि आपको ये नावल लिखने की तहरीक कहाँ से मिली? जनाब आसिफ बिलाल आसिफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जान कश्मीरी साहब, आपने ये मौका दिया कि आज मैं रहमानी इस न्यूज़ चैनल में बैठा हुआ आपसे बात कर रहा हूँ। अपने दोस्तों का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने भी खासा सारा टाइम निकाला अपनी गुनागो मसरूफियात में से और आज हमारे साथ मौजूद हैं।
اور بالخصوص آپ کا شکریہ کہ آپ نے ملن کو بڑے اچھے طریقے سے پڑھا، اس کو دیکھا، اور میری یہ خواہش پوری کی کہ میں کسی فورم میں سامنے بیٹھ کر اپنے اس ملن کے اوپر بات چیت کر سکوں۔ جہاں تک یہ ہے کہ جی لکھنے کا تو جیسے ایک روٹین میں سارے شاعر اور ادیب کہتے ہیں کہ ہم بچپن سے ہی لکھتے آ رہے ہیں، میں اس طرح تو نہیں کہوں گا کہ میں بچپن سے لکھتا آ رہا ہوں، لیکن مختلف وقتوں میں معاشرے کو دیکھنا، معاشرے کے اقدار کو دیکھنا، لوگوں کو دیکھنا اور ان کو محسوس کرنے کی جو حص ہے وہ محسوس کرتا ہوں میں کہ مجھ میں عام لوگوں سے کچھ زیادہ ہے، جس کی وجہ سے میں نہ صرف ان کے احساسات کو جو محسوس کرتا ہوں اور اس کو ایک کہانی کے روپ میں پیش کر کے لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہی ملن بھی انہی معاشرتی اقدار کے ساتھ بحث کرتا ہوا، کھیلتا ہوا، اس کے کردار جو ہیں وہ بڑی جگہوں پر ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، کئی جگہ پر پریشانیاں بھی محسوس کرتے ہیں، تو وہ معاشرے کے اندر بکھری ہوئی کہانیاں ہیں جو کہ میں نے اس کو ایک کہانی کے روپ میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آصف بلال آصف صاحب، اصناف ادب میں جو سب سے مشکل ہے نا وہ ناول لکھنا ہے۔ آپ کو شاعری کے بے تحاشا مجموعے مل جائیں گے، افسانوں کے مل جائیں گے، نظم کے مل جائیں گے، دیگر اصناف کے بآسانی میسر آئیں گے، لیکن ناول کم لکھے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ناول کے لیے ایک تسلسل، ذہنی تسلسل، کنسنٹریشن اور وقت کی فراوانی ہونا ضروری ہے، اور آپ جس محکمے سے تعلق رکھتے ہیں آپ کی مصروفیات اس قدر زیادہ ہیں کہ میں آپ کو اپنا ایک شعر سناتا ہوں: مصروف کس قدر ہوں خدا را نہ پوچھئے، مصروف کس قدر ہوں خدا را نہ پوچھئے، یہ بات بھی بتانے کی فرصت نہیں مجھے۔ تو یہ اتنی مصروفیات میں سے وقت نکالنا، غزل کہہ سکتے ہیں، چلتے پھرتے کہہ لیں، اب کہانی سوچ سکتے ہیں، افسان لکھا، جد لکھی، یہ ناول کے لیے وقت نکالنا، اس کے کس لیے کردار سازی، مرکزی کردار، مرکزی ہیروین، سیڈ کردار، پھر اس میں جو ہے نا وہ ٹائم آف کیا کہتے ہیں، ٹائم آف لکھنے کا جو وقت ہے، ٹائم آف اسٹیج پر، ہاں لائٹ، تو یہ بہت اہم ہے۔ آپ نے کس طرح وقت نکال لیا؟ بڑی اچھی بات کی جان صاحب آپ نے، اور آپ چونکہ مجھے پرسنلی جانتے ہیں کہ میرا جوبلی فیملی تحفل سے تعلق ہے، اور میں بصیت ریجنل مینیجر گجرانوالہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اور یہ خاصی ساری مصروفیت کا ایک جاب ہے میرا کہ جو ہم صبح سے لے کر ایوننگ تک اور ایون نائٹ بھی ہماری گزرتی ہے، اس میں ہم لوگ کام کرتے ہیں، لیکن یہ میرا شوق ہے۔ جس طرح ہر ایک انسان کا کوئی اس کی ہابیز ہوتی ہیں کہ وہ بندہ کو کرکٹ کھیلتا ہے، کچھ اور کرتا ہے، تو میرا شوق ہے سوچنا، لکھنا۔ پھر میرا چونکہ میں درس و تدریس سے بھی میرا تعلق اس سینس میں ہے کہ لیکچر دینا یا موٹیویشن پہ گفتگو کرنا اور نئے نئے موضوعات کو زیر بحث لانا، یہ مطلب میری خواہش میں ہے، میرے شوق میں ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو شوق ہوتے ہیں، جو ہابیز بندے کی ہوتی ہیں، اس میں انسان تھکتا نہیں ہے، تھکا ہوا بھی جو ہے وہ اس میں اگر سوچنے لگ جائے تو وہ تازہ دم ہو جاتا ہے۔ تو میں بھی اکثر دیکھتا ہوں کہ جب میں کبھی، میرے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں آفس میں بھی اگر کام کرتا ہوا کسی جگہ پر بیٹھا ہوں یا کچھ ہوں، تو کسی وقت میں بور ہو رہا ہوں یا میں ٹینس ہوں، تو میں اگر پناہ لیتا ہوں تو اپنی معاشرتی سوچ میں پناہ لیتا ہوں، اور میں اس میں آ کر کے کسی کردار سازی کے اندر چلا جاتا ہوں اور سوچتا ہوں۔ اور جہاں تک آپ نے سمجھا ناول واقعی ایک پورا پلاٹ ہے۔ جب میں کسی ایک اس سبجیکٹ پہ کام کرنا چاہتا ہوں تو وہ میں پلاٹ کو پہلے پورے طریقے سے ڈیزائن کر لیتا ہوں، ایک اس کے لائنیں ڈرا کر لیتا ہوں کہ یہ میرا ناول یہاں ہے، یہاں تک جائے گا۔ اس کی آؤٹ لیٹس جو ہے نا، آؤٹ لائنیں، وہ ساری ڈرا ہوتی ہیں۔ تو جب ڈرا ہو جاتی ہے تو پھر ان میں رنگ بھرنا رہ جاتا ہے، وہ مختلف کرداروں کی مدد سے پھر میں اس میں رنگ بھرتا ہوا نکل جاتا ہوں۔ تو یہ واقعی بات، اگر میں ریگولر لکھنے والا ہوں تو شاید 2 3 4 5 ماہ میں ایک ناول لکھا جائے۔ اس پہ میں کئی سال لکھتا رہا ہوں۔ پہلا میرا ایک ناول ہے، وہ میں نے تقریباً 2014 میں پرنٹ کروایا تھا، جلتا ہوا آسمان، اور یہ میرا 2020 میں ہوا ہے۔ اب اسی سے اندازہ لگائیں کہ کئی سال پھر میری مصروفیت کی وجہ سے لگ جاتے ہیں، جس پر میں لکھ کر پھر اپنی خواہش کی یہ تکمیل کی شکل میں آپ کے سامنے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ احسان علی گرائے صاحب تشریف فرما ہیں، وہ ان کے کم و بیش لنگوٹیا ہیں، بچپن سے آصف بلال آصف کو جانتے ہیں۔ میں ان کی طرف آتا ہوں کہ احسان علی گرائے صاحب کہ آپ نے آصف بلال آصف کے ساتھ بچپن گزارا،
बचपन की बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो हमें नहीं पता, जो हमारे दो इनके दोस्तों को नहीं पता। आज ज़रा वो बातें तो बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान कश्मीरी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि इस कहते रिजाल के दौर में आपने हम तमाम दोस्तों को इकट्ठे किए। ये बहुत बड़ा एक कर्ब का दौर है, बड़ा एक बेचैनी का दौर है, और आपकी ये कोशिश और काबिज वाक़तन काबिल तहसीन है कि आपने हम लोगों को मिल बैठने का एक बहाना मुयस्सर किया है। और बड़ा खूबसूरत एक शेर है कि गनीमत जान ये मिल बैठने को जुदाई की घड़ी सर पे खड़ी है। तो ये मिल बैठना ये भी बहुत बड़ी एक कोशिश और काविश है। जहाँ तक मेरे भाई, मेरे दोस्त और मेरे सब कुछ आसिफ बिलाल साहब का तल्लक है, तो हम ज़माने तालिब इल्म में मैं एक क्लास तो कहीं और तक की छठी और सातवीं में हम एक स्कूल में पढ़ना हमने शुरू किया। उस वक्त से लेके जवानी गुजरी, अब बुढ़ापे के साथ। वासु साहब की जवानी नहीं गुजरी अभी? नहीं, इनके साथ अच्छा, साथ गुजरी। इनके साथ गुजरी। एक जैसे जवान है और एक जैसे बूढ़े हाँ। लेकिन ये अभी भी जवान है, लेकिन मैं ज़्यादा बूढ़ा फील करता हूँ अपने आप को। तो जहाँ तक आपके ये सवाल का तल्लक है कि मैंने इनको कैसा पाया, तो ये हमेशा इनकरेज करते रहे दोस्तों को। कभी भी इन्होंने किसी दोस्त के को ये नहीं बोला कि आप नालायक हो, आप पीछे रह जाओगे, बल्कि हर एक को ये कहा कि आप लीड करो, आप बहुत, आपके अंदर बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं, उनको जागर करो। और यही इनका बहुत बड़ा वसफ था। और जिनके साथ इन्होंने तल्लक कायम किया, वो तल्लक वक्ती नहीं था, वो देर पा था, वो हमेशा वाला तल्लक था। और उनके दुख सुख, गम, मुसीबत, परेशानी, खुशी, हर एक लम्हे इन्होंने कभी भी किसी को पीठ नहीं दिखाई, बल्कि हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। जहाँ तक मेरे साथ इनके गुजरे हुए माह साल का तल्लक है, तो वो मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। सच्ची बात है जान कश्मीरी साहब कि मैं उनको अल्फाज का रूप दे सकूं। तो वाक़ई ये बहुत बड़ी शख्सियत है। मैं हमेशा दुआ करता हूँ, जब भी दुआ करता हूँ अपने खालिक के सामने, अल्लाह ताला इनकी जो सलाहियतें हैं उनको मज़ीद उजागर करे, इनको खुश रखे, हमेशा ये इसी तरह जगमगाते रहें। जहाँ तक इनकी ये लिखत पढ़त का तल्लक है, तो मैं खुद बड़ा हैरान रह जाता हूँ कि बहुत ज़्यादा बिजी आदमी, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ आदमी, जिसके पास कभी कभी ऐसा होता है कि मैं टेलीफोन करता हूँ तो कहते हैं कि हाँ क्या बात है, तो मुझे समझ आ जाती ट्यून से कि अब मामला जो है वो गड़बड़ है। तो मैं कहता हूँ मैंने सिर्फ ये पूछना था कि आप मसरूफ़ तो नहीं है, तो कहते हैं मैं मसरूफ़ हूँ, तो फिर बात करेंगे। तो जब थोड़ा सा मूड ठीक होता है तो फिर भी मुझे समझ आ जाती है, फिर भी आती है, क्योंकि मैं बचपन से जानता है। मैं इनका नबशनास हूँ, मैं इनको समझता हूँ पूरे का पूरा। तो मैंने इनका हाथा किया हुआ है हर लिहाज से। तो ये वाक़तन इनका ये जो मिलन है और वो जो जलता हुआ आसमान है, एहसास है, और दूसरे जो नावल हैं उन वाक़तन पढ़ने के काबिल हैं। और नौजवान जो नस्ल है उनके लिए ये एहसास है, बिल्कुल ये एक एहसास है, उनको ये कि पढ़ना चाहिए और इनसे वो बहुत ज़्यादा लर्न करेंगे। और आपने ये जो एहतमाम किया है आज, ये वाक़तन आपकी बहुत बड़ी एक रिसर्च है। आपने बड़ा सोच समझ कर परखने के बाद आपने इस नशिस्त का एहतमाम किया। मैं आपको भी बहुत ज़्यादा तहसीन पेश करता हूँ। एहसान अली गुराया साहब, आपने बात की है बचपन में लोगों को ये मोटिवेट करते थे, आगे आओ, बढ़ो। मुझे लगता है कि इनके अंदर जो हमजाद है ना, वो एक मोटिवेशन करने वाला आदमी है। वो आज तक मौजूद है। वक्त गुजर गया लेकिन वो वक्त के साथ साथ पुख्ता होता रहा। नहीं, वो परवान चढ़ा है, अब वो पुख्ता होता रहा। तो ये माशाल्लाह आज पता चला ना क्यों ये काम कर रहे हैं। ये बचपन से कर रहे थे। तो हमारे दरमियान राना ज़ुबैर अंजुम साहब तशरीफ़ फरमा है, उनके ऑफिस में ही मौजूद होते हैं हर वक्त, और कह के लगाने के माहिर हैं।
जो आता है खुले बाजुओं से मिलते हैं, घबराते नहीं, बल्कि जितना भी हो सके उसकी खिदमत भी करते हैं। 12-13 साल से मेरा इनके साथ भी जी बड़ा ज़बरदस्त बादशाह, ये बहुत राज की बातें ये बता सकते हैं जो दफ्तरी राज की हैं। तो मैं राणा ज़ुबैर अंजुम साहब से अर्ज़गुज़ार हूँ कि आप आसिफ बिलाल आसिफ साहब के बारे में क्या जानते हैं? बहुत शुक्रिया जान कश्मीरी साहब। जान कश्मीरी साहब, जैसे आप किसी तारफ़ के मुताज नहीं हैं, आपका सिलसिला कार, आपकी शायरी, आपके लोगों के साथ तल्लुकात, लोगों के साथ मोहब्बतें जो आप बांटते हैं, ये उसी का समर है कि आज हम यहाँ इकट्ठे हैं। मैं आसिफ साहब के बारे में एक बहुत ही ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद आज तक आपको नहीं पता। वाह माशाअल्लाह, यही तो हम चाहते हैं। ये रहमानी न्यूज़ है। बेशक ये एक बरादरी ने ये अदारा कायम किया और ये अदारा पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल गया। बिल्कुल ठीक। हम राजपूत खोखर हैं और हमने भी एक तंजीम राजपूत खोखर के नाम से बनाई हुई है। अच्छा माशाअल्लाह, आसिफ बिलाल साहब उसके डिविजनल प्रेसिडेंट हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह जी। ये मोटिवेशनल तो हैं और इनमें जो कर्ज अपनी बरादरी के लिए दर्द कर्ज और आगे बढ़ने की जुस्तजू मौजूद है, वाह, ये हर आम आदमी के बस की रोक कर रही है। बेशक और उसी तंजीम का मैं पंजाब का जनरल सेक्रेटरी हूँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और हमने 3-4 साल से ये बेड़ा उठाया हुआ है। तो रही बात आसिफ बिलाल साहब की, इनकी ये जो फ़नी काबिलियत है जिसमें इनका मिलन है, इनमें जलदा आसमान है और एक अभी पाइपलाइन में है कटारी नाम का नावल। मैंने भी मिलन का और जलते आसमान का बहुत मुताला किया, मुशाहिदा किया जैसे आपने। ये जो किरदार आपको नज़र आ रहे हैं आसिफ के, अपना उस्मान के नाम से, कासिम के नाम से, ये हमारे इर्द गिर्द चलने फिरने वाले लोग हैं। बिल्कुल ठीक। जिनको इन्होंने सिर्फ महसूस ही नहीं किया, उनको अपने कलम की नोक में बंद करके किताब में की शक्ल दी। बेशक मेरा तल्लक इनके साथ 2008 से है। माशाअल्लाह, मैं स्टेट लाइफ में काम करता था, हमारी इंडस्ट्री एक ही है। 2008 में इन्होंने मुझे पकड़ा और अपने साथ अटैच कर लिया। 2021 आ गए, आप पकड़े गए। इनके जमूद में आ गए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एहसान साहब बैठे हैं, मैं हूँ, हम दोनों बीमार लोग हैं। अच्छा, ये भी शदीद बीमार है, मैं भी शदीद बीमार हूँ। मेरा बाईपास हुआ, सबसे पहले ब्लड की बोतल इन्होंने दी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। ठीक है। और मैं जब भी देखता हूँ एहसान साहब को, जब भी तकलीफ होती है, इतनी मसरूफियत के बायस ये सब कुछ छोड़ के गाड़ी पकड़ते हैं, एहसान साहब को लेकर चले जाते हैं। सुभान अल्लाह। मसला ये है जान साहब कि ये कोई आम इंसान के बस की बात नहीं। बेशक बेशक। ये मोटिवेशन तो सिर्फ ये है ना कि आप किसी को काम पे लगा दें, बिल्कुल। उससे भी अगला दर्जा है कि इंसानियत की खिदमत करना। बेशक। तो ये मैं समझता हूँ कि आसिफ साहब के अंदर ये जज्बा बहुत ही बेशक। आपका शुक्रिया। बेशक बेशक। मौजूद है। और मैं इनसे भी तवक्को भी रखता हूँ कि ये बाकी मामलात के साथ साथ हमारी बरादरी खोखर राजपूत माशाअल्लाह के लिए भी उसी माशाअल्लाह। तरह काम करेंगे जैसे ये दूसरे मामलात के लिए बिल्कुल ठीक है। करते हैं। इंशाअल्लाह। आसिफ बिलाल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपके नावल मिलन के 2 किरदार हैं, कासिम और शाजिया, जो गालिबा मरकजी किरदार हैं ना, इनकी आपस में नोक जोक बड़ी गौर तलब है, वो तख्लीकी सतह पे है। वो मुझे लगता है कि इस पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी। कुछ इस तरह किया, मुझे शेर अपने याद आया है, हलाकत को तहफ़्फ़ुज़ में छुपा कर वार करते हैं।
हलाकत को तहफ़्फ़ुज़ में छुपा कर वार करते हैं। वो नोके तेग पर मरहम लगा कर वार करते हैं। वाह ये ऐसी सूरत, ये अंदाज़े हुनर आपने कहाँ से लिया, कहाँ से चुराया? बुनियादी तौर पर जो आपने बड़ा अच्छा इस पे किया, इसमें किरदार जो हैं वो दो हैं, एक कासम और एक उस्मान भी साथ। सर उस्मान को मैं उस पर बात करते हैं, लेकिन कासम और जो शाजिया है, हाँ जो हीरो और हीरोइन हाँ, है, वही मैं कह रहा हूँ। उसमें जो इनकी आपस में गुफ्तगू है, इनका मिलना और इनका नोक उसमें जोक जो है ना नोक-झोंक वो उसमें बड़ी असल में अगर आप देखें तो नोक झोंक या इस पे करने के लिए मुझे खास मेहनत नहीं करना पड़ती। उसके लिए ये है कि मैं ना छोटी छोटी बातों पे ना, जिस तरह आप माशाल्लाह शेर कह लेते हैं, आपको कोई एक बताया जाए, माहौल बताया जाए तो उस पर शेर कह लेते हैं। इसी तरह अगर कोई आपस में नोक झोंक, छोटी बात करने की, जिस तरह छोटी बहर के शेर होते हैं, इस तरह छोटे डायलॉग भी होते हैं, हाँ। जो एक एक लाइन के भी नहीं, दो दो तीन तीन लफ्जों के चलते हैं। तो बस कुदरती चल डायलॉग तो लफ्ज़ों के बगैर भी चलते हैं। हाँ, जब लफ्ज़ों के चेहरे बगैर। के तासुरात को बयान वो करता बयान है, जब आंखों के तासुरात पेश करता है, तो वो वो लफ्ज़ों से ज़्यादा काटदार मुतासरकुन होते होते हैं, जी हैं। मुतासरकुन। तो मैं इसमें अल्लाह ताला ने कोई खास सा मलका मुझे दिया है। अच्छा। मैं छोटे छोटे लफ्ज़ों में ना इसको, मेरी सारा नावल अगर आप देखें तो कई नावल जो होते हैं ना वो कहानी के अंदाज में होते हैं। मेरा नावल ज़्यादा डायलॉग्स के अंदाज में आपको मिलेगा कि मेरे नावल को जल्दी अगर आप तब्दील करना चाहें तो ड्रामे में बड़ी जल्दी तब्दील हो मतलब सकती ये मेरे सवाल में भी आया जी, कि मैं डायलॉग्स की मदद में लिखता हूँ, बिल्कुल। मैं तासरात को भी बयान करता हूँ। वो तिरछा होकर उसने आंसर जवाब दिया, आंख उठाकर जवाब दिया, हाँ, आंख या झुकाकर। पीछे झुकाकर बिल्कुल, दिया, ये तो सब वो बयान करने की कोशिश करता हूँ कि उसमें ना मंजर भी सामने आ जाए पढ़ने वाले के कि इस वक्त जो है वो किरदार किस अंदाज में जा रहा है। बिल्कुल। मेरा ख्याल है आसिफ साहब कि एक मैं आसिफ तक सवाल में इसी से आसिफ रिलेटेड साहब, थोड़ा सा मैं इसी ज़मीन में आगे सवाल है। आसिफ साहब, आपके नावल मिलन में का मुताला करते हुए इस बात का शिद्दत से एहसास होता है कि कासिम फारूक, जिसका शुरू में कासिम फारूक लिखा हुआ है, जी, कासिम आगे सिर्फ कासिम चलता है नाम, जो किरदार कासिम ने अदा किया है, मुझे लगता है कि यह आपका अपना किरदार है। क्या ये दुरुस्त है? अगर ये दुरुस्त है तो ये भी बता दें कि शाजिया के नाम से जालिम हसीना कौन है? अच्छा कश्मीर साहब, मेरे लिए मुश्किल ये बात है कि मैं एक इंतहाई ऐसे अदबी शख्सियत के सामने बैठा हूँ कि जो कूज़े में दरिया को बंद करने वाले हैं। बल्कि लोग तो शायर जो कूज़े को दरिया में बंद करते हैं, आप समंदर को कूज़े में बंद करते हैं। आपकी शायरी और आपकी सारी, तो यकीनन आप इस सारी सिचुएशन में देखा है। लेकिन किरदार, जब किरदार साजी की जाती है तो कासम को जो हीरो रखा गया, तो कहीं ना कहीं जो मुसन्नफ़ है उसकी अपनी तबाह की तस्कीन के लिए भी कोई बीच में एक आला किरदार ज़रूर होगा, तो वो यकीनन कासम ही है। कासिम ही है। कासम ही है, तो फिर वो जिसमें बंदा अपनी तबीयत के लिहाज से इस सारी सिचुएशन में जाता है। तो जहाँ तक शाजिया का तल्लक है, वो जालिम जिसके- हसीना उसका बताया ना। एक हीरोइन ही है। नहीं ये बात नहीं है, ये आज आपको राज खोलना पड़ेगा। वो राज हम कटारी में खोलेंगे। आप तो सब कुछ यहाँ करना चाह रहे हैं, जा रहे हैं जी, इसमें- लेकिन जो राइटर है उसका अंदर जो है वो बाहर कोई है। बात लाने जाए। हाँ सर, चाहिए मैं- ना। आप तो जानते हैं कि जो शायर होता है, जो दीब होता है, उसको ना किसी एक शख्सियत के अंदर पूरा महबूब नहीं मिलता। तो पूरा महबूब किसी एक शख्सियत में ये ढूंढता भी नहीं है। ये इसके महबूब के मुख्तलिफ पोर्शन होते हैं। वो किसी में महबूब की कोई खसियत देख वाह, लेता वाह, है, बहुत- किसी में कोई खसियत देख लेता है। तो यहाँ शाजिया में भी शायद कुछ सर खसियत सर ऐसी हों। ताड़ने वाले क़यामत की नज़र रखते हैं, ना करें ये बातें। तो इसमें ना वो जिससे मुतासर हो, तो शाजिया की जो चीज़ों से वो मुतासर है, तो वो कासम मुतासर है। असल में आप मुतासर नहीं मैं है। मुतासर नहीं। मैं तो- अच्छा, आपकी शख्सियत टुकड़ों में हर तकसीम है। नहीं, टुकड़े में तो नहीं। अगर कासिम आप नहीं है तो उसका आपकी शख्सियत टुकड़ों में मौजूद उसकी है। बाकी टुकड़े किस किस के हैं? वो भी मुआशरा है ना जी। तो मुआशरे के अंदर जिस तरह उस्मान है, तो मुआशरे के अंदर उस्मान एक ऐसा किरदार बीच में डाला है जो गैर मुतमिन है, मुतमिन ही नहीं होता। अपने माँ बाप से, फिर दोस्त से, एक को मिलता है दूसरे को भूल जाता है। बिल्कुल ठीक, पहले वो अब दोस्त फलक को मिला तो माँ बाप भूल गया, बिल्कुल तो ठीक है। फिर जब फलक को निकली, वो कासम मिला तो फलक को भूल गया, अपने दोस्त नासर को भूल गया, और फिर उसको भी काम नहीं करने। तो हमारे मुआशरे में भी कुछ किरदार ऐसे हैं, कुछ दोस्त भी ऐसे होते हैं, या कुछ लोग ऐसे जो चाहते हैं कि सिर्फ हमें ही तवज्जो मिले,
लेकिन कासिम की शक्ल में एक ऐसा किरदार आपके सामने है, कासिम की शक्ल में एक किरदार आपके सामने ऐसे है कि जो दूसरों पर क्रिटिसाइज नहीं करता, जो उसको चीज ना मिले तो वो क्राई भी नहीं करता, वो शिकायत भी नहीं करता। देखना शाजिया से शिकायत तो करता है, शाजिया से भी वो खास हालत में शिकायत नहीं करता, बड़ी शिकायतें अपनी जात पर करता, खड़ा हो जाता है। नहीं सारो इतनी शिकायतें की हैं उसने, जब वो उसको लहदा कर दिया गया उसने, उस्मान ने रोजी के तो बात करके सलाह करके, वो शिकायत का तो एक बार लगा दिया उसने सिर्फ, आप इसको पढ़ेंगे ना तो उसने सिर्फ उसके सामने एहतजाज किया, जब कुछ नहीं तो खामोश हो गया। सर आप भी कहते हैं जब पढ़ेंगे, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने यही बात की कि वो खामोश हो गया, घर चला गया, उसको बुखार चढ़ गया या वो किसी और टेंशन में चला गया, लेकिन उसने वो एहतजाज जिसको हम लोग कहते हैं ना कि बंदा इस पे कंप्लेंट पे चला जाए, वो नहीं करता। सामने नाज़रीन यहाँ वक्फे का वक्त हो गया है, वक्फ के बाद दोबारा मिलते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर दिया आगाज़ कि रहमानी न्यूज़ बनेगा हर दिल की आवाज़। रहमानी न्यूज़ बनाने का मकसद मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में मौजूद उन अहबाब की सलाहियतों को उजागर करना है जो मुनासिब प्लेटफार्म ना होने की वजह से पूरी तरह चमक नहीं सकते। आप गुलूकार हैं या फिर न्यूज़ कास्टर, अदाकार हैं या फिर खिलाड़ी, लोग फनकार हैं या फिर नात खां, आप शहर में हैं या फिर गांव में, दूर हैं या फिर नज़दीक, कारोबारी शख्सियत हैं या फिर मजदूर, आप जिस भी शोबा से तल्लुक़ रखते हैं, हमारा काम आपके हुनर को दुनिया के सामने पेश करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर दिया है आगाज़ कि रहमानी न्यूज़ बनेगा हर दिल की आवाज़। सामिन और नाज़रीन, वक्फे का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आज की किताब के साथ आपका बीसबान जान कश्मीरी हाजिर खिदमत है। अब हमारे जो नए मेहमान हैं अंजुम जंजवा साहब, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, जो जानता हूँ वो बयान कर देता हूँ ताकि उनका तारुफ मुकम्मल हो सके। जब शराफत, वज़ादारी, दर्दमंदी और दिलो रूह की गहराइयों में उतरने वाले जितने भी एहसासात हैं उनको किसी इंसानी शक्ल में देखना मकसूद हो तो मोहतरम अंजुम जंजवा साहब को देखकर इंसानियत पर ईमान लाया जा सकता है। बिल्कुल अंजुम जंजवा साहब आसिफ बिलाल के कुलीग हैं, इनसे पूछेंगे कि मिलन के मुसन्निफ आपसे किस तरह मिलते हैं। बहुत शुक्रिया जान कश्मीरी साहब कि आज आपने हमें रहमानी न्यूज़ चैनल के प्लेटफॉर्म पे मेरे और मेरे उस्ताद, मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त, मेरे मुखलिस जनाब आसिफ बिलाल साहब की किताब के रोनुमाई के लिए आपने आज हमें यहाँ मदऊ किया। तो मैं अपना तारुफ थोड़ा सा बताता जाऊँ कि मैं प्राइवेट सेक्टर में पिछले कोई 20-22 साल से हूँ। इससे पहले मैं एक सेमी गवर्नमेंट इदारे में 8 साल जॉब करने के बाद वहाँ से रिज़ाइन किया। फिर 16 साल एक अमेरिकन कंपनी में मैंने और आसिफ साहब ने इकट्ठे काम किया और वहाँ ही ये मिलन हुआ। इस मिलन में शायद कहीं मेरा वो मिलन भी शायद आपको कहीं मिलेगा इसमें भी। तो आसिफ साहब, मैं ऑलरेडी यहाँ गुजरांवाला में था, आसिफ साहब लाहौर काम कर रहे थे। तो हमारे एक सीनियर थे, उन्होंने इनको गुजरांवाला अपॉइंट किया। ये बीच में लाहौर से काम करते हुए दुबई चले गए और वहाँ जाके शारजा में इन्होंने 2 साल इसी तक इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम किया। और वहाँ से जब वापस आए तो फिर इन्होंने भी उसी एक मल्टीनेशनल कंपनी जो अमेरिकन कंपनी यहाँ इंश्योरेंस के हवाले से प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही थी, तो उसी कंपनी को इन्होंने 2002 में ऑलमोस्ट गुजरांवाला में आके ज्वाइन किया। तो मेरा और आसिफ बिलाल साहब का मिलन वही हुआ जो आज इस नहज पे पहुंच गया है कि मेरे बच्चे और मेरी फैमिली, मेरी मिसेस, मेरे भाई, मेरा ख़ानदान आसिफ बिलाल साहब को इसी तरह जानता है जिस तरह मेरे बाकी बहन भाइयों को। तो ये सारा क्रेडिट आसिफ साहब के किरदार को जाता है कि जिन्होंने मुझे अपना पार्ट समझा, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को और सारे मामलात इन्होंने इस तरह से डील किया जैसे अपने छोटे भाई से करते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आसिफ साहब से उम्र में शायद मैं कोई 1 आध साल बड़ा हूँगा, लेकिन आसिफ साहब और मैं, हम दोनों की जो डॉक्यूमेंटेड डेट ऑफ बर्थ है वो सेम है।
माशाल्लाह और माशाल्लाह। वो हम लोग इकट्ठी वो तो आपको सेलिब्रेट बहुत करते फायदा होगा, साल का एक ही दिन हैं। सालगिरह एक ही दिन करते हैं, एक ही दिन बना ली, बचत हो गई है तो बहुत फायदा होगा। 18/9/1968 जो है हमारे आईडी कार्ड्स के ऊपर दोनों के सेम ही डेट है। तो अब देख लें कि ये मिलन हमने खुद नहीं किया, ये नादरा वाले भी इसमें माशाल्लाह नादरा वाले भी शामिल है। वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एक छोटा लतीफ़ा याद आ गया। एक माँ अपने बच्चों को मार रही होती है, धड़ाल धड़ाल धड़ाल, ऊपर से उसका मियाँ आ जाता है, तो क्या कर रही हो? कहता मार रही हूँ। क्यों मार रही हो? इसलिए मार रही हूँ कि मैंने इसे कहा ज़्यादा तालीम हासिल करो, दिल रात देख करो, तुम्हें अच्छी बीवी मिलेगी। ये आगे से कहता है आपने ज़्यादा पढ़ा था, आपको क्या मिला है? तो ये बात है, बस ऐसे ही। आसिफ बलाल साहब वाक़तन एक अजीम इंसान है, इसमें कोई शक नहीं किसी किस्म का। ये मोहब्बतें तकसीम करने वाले हैं। इस तरह के लोग जहाँ भी हों वहाँ का हुस्न होते हैं। जिस इलाके में बस रहें लोगों की मरकज़ निगाह बन जाते हैं। ऐसे लोग सदियों बाद पैदा होते हैं। आपका शुक्रिया। तो मैं एक आसिफ साहब से सवाल करना चाहूँगा कि आसिफ साहब दो किरदार हैं जिनका खूनी ताल्लुक़ नहीं, कोई वालदैन एक नहीं है, उस तरह एक नहीं है, वो हैं कासिम और उस्मान। वो इत्तफाकिया मुलाकात हुई, वो बेहोश था, ले आए, फिर वो इतनी अटैचमेंट को आप जाने ही दे रहे, कासिम जाने ही दे रहा, वो नहीं जाना, वो जान चाहता है। इस हद तक शिद्दत के लगता है, बाज़ बार महसूस होता है कि यहाँ तसन्नो की गिल्टियाँ निकल आई हैं। तो इतना हकीकी ज़िंदगी में इसका तसव्वुर किया जा सकता है? जी बिल्कुल, आप सही बात कर रहे हैं। और हकीकी ज़िंदगी में मुझे इसका तजुर्बा है, जिसकी वजह से ये सारी कहानी मैंने लिखी। बुनियादी तौर पर जान कश्मीरी साहब, मेरी कुछ ज़िंदगी इस अंदाज से है, मेरे दोस्त आपके सामने बैठे हुए हैं, मैंने जो मेरे ब्लड रिलेशंस हैं जितने भी, उन पर बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं किया, या यूँ समझ लीजिए कि ब्लड रिलेशन से मुझे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं मिल सका। मैंने मुंह बोले रिश्ते बनाए अपनी ज़िंदगी में, सबसे ज़्यादा मुंह बोले रिश्ते बनाए। एहसान गुरैया साहब इस बात को जानते हैं। मेरा कोई भी दोस्त आप पकड़ें तो उस दोस्त में आपको किसी में 10-12 साल, इसके साथ 40 साल ज़िंदगी गुजर गई। मेरे और कई दोस्त हैं जिनसे मेरे फैमिली रिलेशंस हैं, मैं किसी को भी मुंह बोला रिश्ता बनाऊं। अभी मुझे एहसान साहब जानते हैं कि मैंने लाहौर में एक मुंह बोला रिश्ता बनाए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी चंद दिन पहले उनकी चौथी बेटी की भी शादी अल्हम्दुलिल्लाह की, और वो सारा कुछ करके उनसे भी हमारे गालबन को 35-36 साल से रिलेशन है। तो मैं जब कश्मीरी साहब किसी से रिश्ता बनाता हूँ तो मैं उसको तोड़ता हूँ। मेरी तबीयत में कहीं शामिल है कि ये जो मुंह बोला रिश्ता है ये खुद मैंने बनाया है। बिल्कुल ठीक। इसका नफ़ा और नुकसान मेरी ज़ात के साथ है। मैं ये नहीं कह सकता ये बना बनाया मुझे रिश्ता मिल गया। बिल्कुल ठीक। इसलिए मैं इनको पालने की कोशिश ज़्यादा करता हूँ, बर्दाश्त ज़्यादा करता हूँ, इनके साथ निभाने की कोशिश करता हूँ। अगर से यूँ कहा जाए कि आपका ये इनफरादी किरदार है, मुआशरे में इसके किरदार के इंसान चाहता हूँ कि ना होने के बराबर हैं, तलकात को इस्तेहकाम हो, वो अच्छी बात है, पर लेकिन इस हद तक लेकिन नावल में जिस हद तक अभी आपके सामने यहाँ पर अंजुम साहब बता रहे थे कि हमारी फैमिलीज के ऐसे रिलेशन है। इनसे पहले यहाँ मेरे दोस्त मोहम्मद अंजुम, जुबैर अंजुम साहब राना साहब बैठे हुए थे, मेरे उनके साथ फैमिली रिलेशंस हैं। उसके बच्चे मुझे चाचू कहते हैं, उनके वो मेरे भाई बने हुए हैं। जिंदगी में हमने जब चढ़े चाचू कहते हैं, बुजुर्ग नहीं कहते। एहसान गुरैया साहब की फैमिली, इनके भाइयों की फैमिलीज, उनके रिश्तेदार, सारे लोग मुझे इस तरह जानते हैं जैसे मैं एहसान इसके घर बैठा हूँ। तो मतलब इसका मतलब है कि मैं अकेला निभा नहीं रहा, ये लोग भी मेरे साथ उसी तरह निभा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मुआशरे में मैं अकेला ऐसा हूँ, मेरे साथ वाबस्ता भी लोग ऐसे। सर आपके साथ मेरा पिछले 4-5 साल से ताल्लुक है। बिल्कुल ठीक। तो आपके साथ मेरा इतना प्यारा, मुझे ऐसा लगता है 25-30 साल से मैं आपके साथ हूँ। बेशक। ठीक है ना जी। तो ये एक, तो मैं चाहता हूँ, लिखने का भी मतलब बुनियादी तौर पर ये था कि लोग ये दोस्तियाँ वक्ती फ़ायदे के लिए ना बनाएं। बिल्कुल ठीक है, ये हकीकत है। इसको ऐसे दोस्ती को इस्तेमाल करें इंसान की पर्सनैलिटी के लिए, ज़िंदगी के लिए।
ایک دوسرے کے ساتھ گرو کرنے کی۔ بالکل ٹھیک۔ گرائز آصف صاحب سے- بلال صاحب، میں آپ سے ایک بات، وقت ہے ابھی جی جی کہ گرائز صاحب تو آئیں گے، گرائز صاحب آپ کو تحفظ دے رہے ہیں، یاد رکھیں، کوئی ایسی بات نہیں بتا رہے، ایسی بات نہیں بتا رہے جو وہ لوگوں کو تک جس تک لوگوں کی پہنچ نہ ہو، بڑے محتاط ہیں کشمیری یہاں، محتاط رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سامنے گرائز صاحب یہاں کھل کے بات کریں، ان کی ہزارہ باتیں ایسی ہوں گی، 40 سال کا عرصہ ہے۔ حضور میری بات سن لیں، کسی نے پوچھا تھا کہ لیلا رنگ دی کالی، انہوں نے کہا تیری آنکھی تیری ویکھن والی نہیں۔ اصل چیز ہی ہے سر آپ جو میں نے دیکھا سر ہے، نہیں آپ جو دیکھا میں نے ضرور ہے، لیکن آپ بتانے سے گریز کر رہے ہیں، نہیں یاد رکھیں، بتانے سے گریز۔ چلو خیر ایسی کوئی بات میں نہیں۔ اس میں تھوڑا سا بتاتا ہوں جی جی کہ جن دنوں میں گرائز صاحب کے ساتھ ہمارا بچپن اور بچپن سے بھی نوجوانی شروع ہو رہی تھی، انہی دنوں میں ہماری زندگی میں، میری زندگی میں ایک اور دوست بھی شامل ہوئے۔ اچھا جب دوست شامل ہوئے تو گرائز صاحب جو ہیں وہ اسلامیہ کالج میں تھے، اور وہ دوست ہم لوگ گورنمنٹ کالج میں چلے گئے۔ تو اس ساری صورتحال میں تو پھر نا یہ جو تھوڑا سا قاسم اور عثمان کی اس میں ہے نا لڑائی، یہ میری اور گریا کی بھی چلتی رہی۔ یہ اس کو اگر پڑھے تو ہم نا تھوڑا سا ایک دوسرے سے نا فیلنگز میں جاتے تھے کہ فلاں ایسا ہے تو کس طرح جانا ہے۔ تو یہ دوستیاں، محبتیں سر بڑی ایک ٹائم ہے، اور وقت نے اس کو بڑا خاصا لیا، اور یہ اس میں سے کامیابی کے ساتھ باہر نکلے۔ آصف بلال صاحب، آپ کے ناول ملم میں جہاں محبت کی فراوانی الفاظ سے اچھل اچھل کر دعوت نظارہ دیتی ہے، جو انتہائی قابل ستائش اقدام ہے، لیکن پولیس کے کردار پر سوالیہ نشان ابھارتی ہے کہ پولیس کی اپنی خفیہ ایجنسیاں ناکارہ ہو گئی ہیں، ہر کام قاسم اور روزینہ سے ہی لیا جا رہا ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ پولیس کی خفیہ ایجنسیاں ناکارہ ہو چکی ہیں؟ سر بنیادی طور پر اگر آپ اس کو میرا دکھ بھی سمجھیں، ایک مصنف کا دکھ سمجھیں، تو یہ دکھ ہے، ہاں ایسے ہی ہے۔ اگر میں آپ کو دکھ دیکھوں تو میں پولیس سے بالکل، مطلب میری امیدیں جو پاکستان کے حوالے سے ہیں وہ اس انداز سے نہیں ہیں۔ اور اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو ایک کمشنر جو صدیقی صاحب ہیں، اس کے کچھ لوگ بھی جو ہیں وہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ وجہ صرف اس میں بیان بھی ناول میں کی گئی ہے کہ کچھ سیاست دان ہیں، جب یہ پکڑتے ہیں ایک آئی ہاسپٹل میں تو وہ ضمانت ہو جاتی ہے۔ تو ہماری اس میں ہے ایک واقعہ بھی، ہماری جوڈیشری اور ہماری جو پولیس کے ساتھ جو اس کے اوپر انوالومنٹ ہمارے سیاست دانوں کی ہے، اس کا ہلکا سا ٹچ دکھایا گیا ہے۔ ہاں ان کی جو خفیہ ایجنسیز ہیں ان سے میں بہت حد تک نا امید نہیں ہوں۔ تو خفیہ ایجنسیاں اگر اس میں کام کریں تو زیادہ اچھے طریقے سے کام کر سکتی ہیں، لیکن میں نے چونکہ خفیہ ایجنسیوں کے اوپر یہ بات نہیں لکھی، میں نے لکھا ہے کہ ایک صحافی، ایک کسی بھی اخبار میں کام کرنے والا بندہ، ایک نوجوان آدمی جو ہے، ایک صحافی بھی کس طرح اپنی زرد صحافت چھوڑ کر ملک کی خدمت کر سکتا ہے، معاشرے کی خدمت کر سکتا ہے۔ اور اچھا قاسم بھی اس میں بہت زیادہ حد تک پینیٹریٹ نہیں کرتا، اس کے تھوڑے سے ریلیشنز اس کو بتا دیتے ہیں کہ کہاں کہاں خرابی پیدا ہو رہی ہے، اور وہ اس کی طرف جاتا ہے۔ تو پولیس کا کردار میں نے تھوڑا سا بیچ میں لکھا ہے، جس میں میں نے قاسم کے بغیر صدیقی صاحب کا وہ آخری جب وہ باس کو پکڑتے ہیں اور وہ کس انداز سے بارڈر کے ایریا میں جاتے ہیں، تو وہ میں نے اس میں لکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن زیادہ طور پر میں نے اس کو معاشرے کا رنگ ہی دیا ہے کہ معاشرے کے اندر لوگ جو ہے وہ کس طرح۔ آصف بلال صاحب، آپ کو کون سا ناول نگار پسند ہے؟ اپنی زندگی میں میں نے جو بنیادی طور پر یہ جو کافی ناول ہیں وہ معاشرتی، وہ تو اتنے نہیں پڑھے، اگر آپ محسوس کریں کہ یہ، لیکن میں نے جو ناول پڑھے ان میں نے نسیم حجازی کو بہت پڑھا، ٹھیک ہے، میں نے اسلم راہی کو پڑھا، میں نے التتمش کی داستان ایمان فروشوں کی، یہ میں نے پڑھا۔ آپ نے منظر نگاری کے حوالے سے دیکھا، ان لوگوں کی کچھ جھلک نظر آتی ہوگی بیچ میں۔ میں نے اس سے بہتر صاحب فردوس بری پڑھے نا عبدالحلیم شرر کا، وہ اتنی زبردست منظر نگاری کرتا ہے کہ لگتا ہے ہم جنت میں گھوم رہے ہیں۔ لیکن میں نے تاریخی ناولوں میں طارق اسماعیل ساگر کو پڑھا، اچھا میں نے عنایت اللہ کو صاحب کا جو حقائق کے مدیر بھی رہے ہیں، ان کو میں نے پڑھا، تو زیادہ طور پر وہ چیزیں پڑھی، اور پھر اپنی زندگی کے ایسے پہلوؤں میں چلے گیا کہ زیادہ بکس کو اس انداز میں اسٹڈی، آج بھی اچھی اچھی موٹیویشنل، برائن ٹریسی کو پڑھا ہے، ڈیل کارنیگی کو پڑھا ہے، اب جو موٹیویشن کی زندگی میں ہے،
जिसमें हमारे तराजम में सगीर अहमद साहब आ जाते हैं। कासम अली शाह की बुक्स काफ़ी ज़्यादा आई, उनके लेक्चर्स को भी सुन रहे हैं जो हमारे मौजूदा जी, दौर मैं के नए। मिला तो भी इन लोगों को मिला भी उन किताबें ही पढ़ी है मैंने। फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स है काफ़ी ज़्यादा, उनको हम लोग सुनते हैं और सुन के फिर हम डिलीवर करने की भी कोशिश करते हैं सारी सूरत हाल को। तो ऑब्वियसली जब हम यहाँ पर ये चीज़ें लिखेंगे तो हमारे किरदारों में भी कुछ जोश होगा, कुछ जज्बा होगा कि जिसमें हम करेंगे। बिल्कुल। मैं इस चलते ये भी बात बीच में करता जाऊँ कि आज अंजुम जनवा साहब, अगर आपको याद हो तो आज 2 जुलाई आज हमारे जुबली फैमिली तकाफल में 5 साल पूरे हो गए हैं। आज के दिन में हमने जुबली फैमिली तकाफल को 5 साल पूरे। वाह। जनाब अंजुम जंजुआ साहब, आप कोई और बात आसिफ बिलाल साहब के हवाले से कहें। सर मैं याददाश्तें बड़ी वसी होती हैं। आसिफ बिलाल साहब के हवाले से मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगा। अपने मैट्रिक के एक उस्ताद थे, शायर थे, उर्दू पढ़ाया करते थे। उनकी एक किताब थी तसनीफ़ दर्द। तसनीफ वो तो थे अनीस लखनवी साहब, मैं उनके शागिर्दों में से हूँ। अच्छा। अनीस लखनवी साहब से मैंने को 8-10 साल मैं अनीस लखनवी साहब के पास पढ़ा। खारियाँ रहते खारियाँ। खारियाँ। तो मुझे उनका एक शेर बड़ा अच्छा लगता है, तो आसिफ बिलाल साहब की नज़र है वो लिखा उन्होंने कि तू एक लम्हे के लिए मेरी आगोश में आ और मैं भी एक लम्हे के लिए खुदा बन जाऊँ। तो सर ये सारी चक्कर छड़ दो आजकल खुदा दा वास्ता ਤੁਹਾਡੀ नीयत लगता कोई खराब हो गई है। ये सारी जो सिफात देखें, आपने कहा कि रहमान, या इन्होंने जो रहमानी रखा, आप अभी मैं वजाहत की आपने इसमें, तो रहमान की जो सारी सिफतें हैं वो उस्ताद में अगर ना हो तो मेरे ख्याल में वो उस्ताद भी नहीं है। तो सर सारी सिफत नहीं आ सकती, पहली बात तो इंसान है, खुदा चले मैं कहता हूं सारी नहीं आ जो सकती। उसने इंसान को देखिए पहले फ़र्क जो पहला सिफतें यह उसने है, उस्मान पहला को- फ़र्क तो हमें खुदा और बंदे में कि बंदे में आजिज़ी है, अल्लाह में आजिज़ी नहीं। पहली बात तो बिल्कुल ये है, कैसे सिफात आ सकती है, हम मखलूक हैं। तो उस्ताद के हवाले से मैंने कहा कि ये आज की जनरेशन को इनकी काविश है कि जो डिजिटल दौर जा रहा है, जिस तरह का नफ्सा नफसी और यानी कुर्बतें जो हैं वो फासलों में बदलती जा रही हैं, तो इनकी ये काविश कि आज भी किताब के सहारे से नई जनरेशन को उन रिश्तों के करीब लाना चाह रहे हैं कि हम इस किताब के थ्रू जो इन्होंने नावल में लिखा, और ये आज भी हमें भी मोटिवेट करते हैं और अपनी टीम्स को भी मोटिवेट, अपने जूनियर्स को भी मोटिवेट करते हैं कि इस तरह की मोटिवेशनल जो कुतब हैं उनको स्टडी किया करें। और ये जो डिजिटल आजकल किताब आपके हाथ में है, इसने फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा दिया। मेरे एक दोस्त हमारे एक सीनियर है, दोस्त भी हैं, उस्ताद भी हैं, खुरम अवान साहब, खुरम शहजाद अवान साहब, वो मुझे अक्सर कहा करते थे, मोटिवेट करते हैं लिखने के लिए। वो कहा करते हैं कि आसिफ, जो भी हमारे पास है, जो हम सोच सकते हैं, कर सकते हैं, वो नई नस्ल की अमानत है, हमें नई नस्ल को दे के जाना चाहिए। तो इसके लिए वो कहते हैं कि जैसे एक डाइवर होता है, गोताखोर होता है, वो जितनी दफ़ा समंदर में गोता लगाता है तो हर दफ़ा वो हीरा निकाल कर बाहर नहीं लेकर आता, वो बड़ी दफ़ा हो सकता है कंकर लेकर आए, लेकिन ये नामुमकिन है कि वो हर दफ़ा कंकर लेकर आए। बिल्कुल ठीक, वो कभी ना कभी उसमें से हीरे भी निकाले। बिल्कुल ठीक। तो एक लिखने वाला भी सार उस डाइवर की तरह है, वो लिखता है, कुछ करता है। हो सकता है हर सतह के इंसान को बात चीज़ें पसंद ना आए, लेकिन कुछ सतह के लोग जो उनसे सबक हासिल कर जाए। एहसान अली गुराया साहब कुछ कहना चाहते हैं, उनको चेहरा पढ़ रहा हूँ, तो कहें जी जो कहना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत एक शेर है जी। बस जानिए मिल बैठने को, जुदाई की घड़ी सर पे खड़ी है, और उससे मिलता हूँ तो इस सोच में पड़ जाता हूँ, वक्त के पाँव में जंजीर बन डालूं कैसे। और वो बड़े खूबसूरत दो तीन शेर सुनाना जी, चाह रहा हूँ, आपके जाओगे। जी तू छूता है तुझे खत भी छूता लिखूं, वाह और सादा कागज पे फक्त लफ्ज़े तमन्ना लिखूं, वाह। और तू जाते हुए जो मुझे मुड़कर देखे, उसी उम्र का ठहरा हुआ लम्हा वाह लिखूं, माशाअल्लाह। और तेरे मुंह फेर के जाने का तो मतलब ये है, आज के बाद किसी को भी ना अपना। वाह वाह। आसिफ बिलाल साहब माहौल बन गया है शायरी का, आप शायरी करते हैं, फिर कोई गज़ल सुनो।
बस आपसे डर लगता है? नहीं, आप डरे ना, शायर मैं कान बंद कर देता हूँ। नहीं, कान बंद करने की नहीं, बस उसमें एक दो शेर आपको सुनाता हूँ कि इन रोशन आंखों में ये जो अफसुर्दगी है, इन रोशन आंखों में ये जो अफसुर्दगी है, कुछ अहदे रफ्ता की यादें, कुछ आवारगी है, वाह, और माशाअल्लाह। बेवजह नफरतों का भटका हुआ हूँ मैं, बेवजह नफरतों का भटका हुआ हूँ मैं, मेरा सफर शोरे जिंदगी से शौरे जिंदगी। वाह, वाह, इस तरह वो माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आसिफ साहब सर एक और मैं जी जी, बिस्मिल्लाह करें जी। मैं आसिफ साहब के आसिफ वो अक्सर सुनाया करते हैं, मगर नहीं है मगर है, वो आपके उसमें वाह जी, वाह, वो है कि दिल मेरा घायल नहीं है बावजूद इसके कि है, वाह, और नीम जां बिस्मिल नहीं है बावजूद इसके कि है, हाँ। और कह दिया दोस्तों से मत उसे कातिल कहो, कह दिया दोस्तों बावजूद से इसके के है, मत उसे कातिल कहो, वो मेरा कातिल नहीं है बावजूद इसके कि है। वाह, और उलझने भी राहतें भी, यह है आसिफ जिंदगी, वाह, जिंदगी मुश्किल नहीं है बावजूद इसके इसके के है। बिल्कुल। माशाअल्लाह, बहुत मशहूर ज़मीन है। तो आसिफ साहब, हमारा एक सवाल होता है, खुद सवाल खुद जवाब। अगर आपके ज़हन में आया हो या किसी कोने खुदरे में मौजूद हो कि जान कश्मीरी को ये सवाल मुझे करना चाहिए था जो अभी तक नहीं किया, तो वो उस सवाल का आप जवाब दे सकते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पर कि आपने जितने सवाल किए हैं वो बिल्कुल सही किए हैं, और हो सकता है कि कुछ सवाल मैं चाहता ही ना हूँ कि मुझसे किए जाए, तो लेकिन आपने मुझे छेड़ा है उन सवालों पे, तो वो मैंने खुद गोल कर दिए हैं, आपने पूरे सवाल किए। मैं मुतमिन हूँ कि आपने इस सारी सिचुएशन में, और इंशाअल्लाह ताला चूँकि मैं अगर सारे सवाल का जवाब इस तरह कर दूँ तो फिर आइंदा नशिस्त कैसे होगी? वाह, हम आइंदा भी तो माशाअल्लाह। नशिस्त करेंगे कुछ सवाल पे जवाब माशाअल्लाह, देने के लिए। ये बात मैं भी ऐड करना जी, जी, चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह। बहुत ही ज़रूरी बात है मेरी और आसिफ साहब की ज़िंदगी में। हमारा एक वास्ता स्पिरिचुअल भी है। वो मामला ये है कि अदारा तालीमात इस्लामिया रावलपिंडी के डायरेक्टर हैं पीर सैयद रियाज हुसैन शाह साहब। बहुत ज़्यादा कुतुब लीग कुरान पाक का तर्जुमा लिखा तबसरा के अनवान से, और मेरे बहुत- मुर्शद है जी, सैयद रियाज कुरान हुसैन पाक की शाह तफसीर लिखी। जी माशाअल्लाह। तो जब हम रहते थे, ये लाहौर में रहते थे, मैं इत्फाक से उधर गया था, मेरा तल्लुक अंजुमन तलबा इस्लाम से था, हमारे उस्ताद परस्त थे, तो हमारे आना जाना हो गया उधर। आना जाना जब हुआ तो इनकी भी शनाख्त हो गई उनसे, तो मैंने कहा ये मेरा जिगरी यार, तो इसको अब ना आपसे जुदा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा तो ठीक है, इससे कहो कि आता जाता है। तो आना जाना शुरू हुआ, तो फिर वो आना जाना ऐसे शुरू हुआ। अब ये आगे हैं, तो मैं इनके पीछे। आपकी बड़ी अच्छी वाह, बात माशाअल्लाह। याद कराई आपने। अगर जलता हुआ आसमान पर हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं, अगर वो किताब हम इंशाल्लाह किसी वक्त की, तो उसमें मैं अपने पीर साहब का ज़रूर जिक्र करता कि उसमें उनका फैज़ है जो मैंने लिखा। माशाअल्लाह, सैयद रियाज हुसैन शाह साहब मेरे पीर हैं, माशाअल्लाह, तो वो मेरे से बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। बल्कि अभी पिछले दिनों में मुझे उनके साथ प्रोफेसर बहाउद्दीन साहब हैं जो लाहौर में उनके खलीफा हैं, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि हमारे दलीले राह के लिए भी कुछ लिखो। उन्होंने कहा आप मंजर बड़ा अच्छा लिख लेते हो, मैं चाहता हूँ सहाबा के ऊपर आप लिखो और मंजर नगारी से लिखो, माशाअल्लाह। तो कुछ नए अंदाज से लिखो। तो मैंने उनसे वादा भी किया है, और इंशाअल्लाह ताला मैं जनाब अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत खालिद बिन वलीद के ऊपर कुछ मंजर नगारी, बल्कि मैंने एक दिन आप आए थे, जी, मैंने मुझे थोड़ा सा याद- पढ़ के आपको सुनाया भी मुझे था, याद। तो उन पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह मैं दलील राह के लिए माशाअल्लाह। बाकायदा लिखना शुरू। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपका माशाअल्लाह, जिक्र किया, मेरे पीर साहब का भी जिक्र हुआ इसमें। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आसिफ बलाल साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त दिया। एहसान अली गुराया साहब, आप, अंजुम जंजुआ साहब, राना जुबैर, अंजुम से अंजुम साहब, मैं तमाम अपने मेहमानों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना वक्त निकाला, हमारे पास तशरीफ़ लाए, हमारी इज़्ज़त अफजाई की, रहमानी न्यूज़ की इज़्ज़त अफजाई की। और इस शेर के साथ मैं इख्तिताम करूँगा, रब का हसीन ख्याल है इंसान की कसम, रब का हसीन ख्याल है इंसान की कसम, इंसान बेमिसाल है इंसान की वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत जिंदाबाद। जिंदाबाद, ज़बरदस्त।